बहुत सारे नया स्ट्रेन अभी भी आने वाला है और थर्ड वेव किसके लिए आएगा ये अभी तक तय नहीं है। कोई अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है तो उसका कम से कम 20 साल तक जेल होने का भी प्रबंध था। जिम्मेदारी आपकी है और आप ही की है और कि आपकी फैमिली सुरक्षित रहे या ना रहे। आने वाले दिनों में हिल्स में और गांव में केसेस ज़्यादा दिखेंगे। अगर आप बाजार में जाते हैं या दुकान में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मास्क उसके पास नहीं है तो उनको टोकिए। अभी तक जो प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव का शायद इन्फेक्शन सेकेंड वेव से कम हो। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार ठाकुर पुनः आपके बीच एक नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हम लोगों ने शिक्षा पर 2 एपिसोड बनाया था जिसमें कि आप लोगों की सराहना काफ़ी हुई और जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा भी था। आज के एपिसोड में हम हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक को लेके आए हैं कि कोरोना का कौन सा वेव किस पोजीशन में है, प्रथम वेव, सेकेंड वेव, और जैसे कि अभी कई न्यूज़पेपरों में और मीडिया में डेल्टा के बारे में और थर्ड वेव के बारे में बताया जाता है, उनके बारे में आज हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और हाल में ही 21 जुलाई को एक आर्टिकल भी निकला था जो थर्ड वेव के बारे में, और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था। और उस आर्टिकल के जो लेखक हैं वो भी हमारे बीच हैं, उनसे भी मैं परिचय करवाऊंगा। साथ में हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं जो सिलीगुड़ी के जाने माने डॉक्टर में से हैं, एक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि कोरोना अभी किस पोजीशन में है और कहाँ तक इसका इम्पैक्ट हमारे सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर, चिकन नेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पहले मैं आपको ये भी आज बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने यहाँ पर मास्क लगा के इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य ये भी है कि आप 2 गज की दूरी रखें, साथ में हमेशा मास्क का व्यवहार करें और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सुखी रहें। सबसे पहले मैं आज परिचय करवाना चाहूँगा डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी। ही इज अटैच्ड विथ महावीर डॉक्टर्स हब एंड BSF। इनकी ही आर्टिकल थर्ड वेव के बारे में हुआ था, इन्होंने ही लिखी थी ये आर्टिकल। और उस आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्यांश हैं जिससे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर कल्याण खान, अटैच विथ नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये भी जाने माने डॉक्टरों में से एक हैं। और इन्हीं को इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी से जानना चाहूँगा कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को ही क्यों अधिक से अधिक अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में माना जाता है। सबसे पहले मैं जो न्यूज़िस्तान के जो दर्शक हैं उनको मैं मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब स्वस्थ रहें। और जैसे कि सुनील जी मुझसे पूछे हैं कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को क्यों हम लोग एक तरह का खतरा का, और ये फिर बोलिए कि क्यों यहाँ पे ज़्यादा हम लोग डरते हैं इस जगह को जाकि कोरोना ज़्यादा फैले नहीं। इसका एक ही रीज़न है, एक है कि दिस इज़ जो एक बहुत ही टूरिज़्म के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। और अभी फ़िलहाल में हम लोग एक चीज़ देखते हैं, वो है रिवेंज टूरिज़्म। रिवेंज टूरिज़्म मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत दिन घर में रहे और चलिए थोड़ा पहाड़ घूम के आते हैं, या फिर बहुत मन बोर हो गए हैं, थोड़ा बाहर देख के आते हैं, थोड़ा दार्जिलिंग घूम के आते हैं। तो अभी लोगों के मन में एक रिवेंज टूरिज़्म का हम लोग देखते हैं काफ़ी चर्चा, मतलब काफ़ी उन लोगों में उत्साह हो रहा है कि चलो क्या होता है, 2 डोज तो वैक्सीन भी ले लिए हैं, अभी हम लोग को कुछ नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था सुनील जी कि हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। अभी भी हम लोग के पास वो समय नहीं आया है जहाँ पे हम लोग थोड़ा भी अपना लूज़ या फिर गार्ड को डाउन कर सके। हम लोग को अभी भी सतर्क रहना है, अभी भी हम लोग को स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। और किसी भी तरह अगर हम लापरवाही करते हैं तो फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मैं आपके आर्टिकल को आज फिर से पढ़ा, आज नहीं फिर से पढ़ा। पढ़ने में
पढ़ने के बाद मैंने देखा कि आपने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को इसलिए ज़्यादा अफेक्टेड एरिया मान रहे हैं कि ये टूरिस्ट हब है। अगर इसका हम कंपेयर मनाली से करें, उत्तराखंड से करें, जम्मू कश्मीर से करें या अदर स्टेट के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड होता है, गैदरिंग होता है, तो उस दृष्टिकोण से हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को क्यों हम ये कहें कि यह हमारे लिए खतरा का घंटी है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इधर सिक्किम जाने वाले भी थ्रू सिलीगुड़ी होके ही जाते हैं। तो इसको आप किस रूप में मानते हैं? एग्जैक्टली यही सुनील जी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मैं फिर से वो न्यूज़स्तान के जो भी दर्शक हैं उनको यही बताऊंगा कि मेरा ये आर्टिकल का मतलब किसी को डराना नहीं था, और मेरा ये आर्टिकल का मतलब ये भी नहीं था कि मैं कुछ घोषणा कर दूं कि थर्ड वेव आ गया, वैसे नहीं था। मेरा लिखने का तात्पर्य ये था कि अगर हम लोग थोड़ा भी अपना किसी भी तरह लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग अब देख रहे हैं, और ये मेरा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अभी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है कि कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये कल का बात कर रहा हूँ मैं, आज करें देयर इज़ बिन इंक्रीज ऑफ 35% केसेस, मतलब जो पहले था उससे 35% 60 से केस बढ़ रहा है। और यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो जो भी ये जाते हैं इसी रास्ते होके जाते हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी इतना स्ट्रेटेजिक जगह है, और इतना मतलब इतना चिकन नेक बोली या फिर बोली जो भी पॉपुलेशन यहाँ से जाएगी सबको सिलीगुड़ी टच होकर जाना पड़ता है, और हम लोग सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। तो हम लोग को ये चीज़ सबसे ध्यान रखना है कि किसी भी तरह हम लोग को थर्ड वेव के अंदर नहीं आना चाहिए। हम लोग के सारे परिवार को, जो भी मेरे ख्याल से जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सेकेंड वेव के दौरान हम लोग सबके परिवार से कोई निकट के या फिर नियर एंड डियर वंस कोई किसी को हम लोग खोया है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है सिलीगुड़ी में या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो ये बोल सके कि सेकेंड वेव में हम लोग किसी को नहीं खोए हैं। कोई जान पहचान का डेफिनेटली हम लोग का कोई ना कोई हम लोग खोए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि थर्ड वेव में फिर से हम लोग इस तरह के संकट में आए, और मेरा ये वार्निंग था कि भाई हम लोग को वो बिहेवियर को मेंटेन करना है स्ट्रिक्टली। जैसे हम लोग आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं मास्क पहन के, आप लोग जो भी देख रहे हैं दर्शक, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी जाएँ मास्क पहन के जाएँ, और 2 गज की दूरी मेंटेन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और ये मत सोचिए कि वैक्सीन हो गया अभी हम लोग सेफ़ है। नहीं, वो ठीक है, वैक्सीन हो गया बहुत अच्छी बात है, मगर किसी भी तरह लापरवाही मत कीजिए और रिवेंज टूरिज्म अभी मत कीजिएगा। डॉक्टर खान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अभी तक डेल्टा के बारे में अनाउंस किया है? क्योंकि इसकी चर्चा मीडिया में काफ़ी है, प्रिंट मीडिया हो या ऑनलाइन मीडिया हो, इसमें इसकी चर्चा काफ़ी है डेल्टा थर्ड वेव का। देखिए, सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम, और जो मैं कहना चाहता हूँ सुनील जी वो है, देखिए गालिब ने बोला था कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। इसका मतलब है जहां शरीर जल गया है दिल तो जला ही होगा। जब हमारे इधर सेकेंड वेव आया था, हम लोग बहुत दिनों से कह रहा हूं कि देखिए अगर केसेस ज़्यादा होंगे तो वेरिएंट्स या जो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन्स, ये ज़्यादा होने वाला है ही है। क्योंकि जब भी ये आरएनए वायरस जो हमारे SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 का वायरस है, ये एक इंसान के शरीर से जब दूसरे इंसान के शरीर में जाता है, इन्फेक्शन होता है, उस टाइम इसका चेंज होने का, म्यूटेशन होने का संभावना ज़्यादा है, और उसी टाइम ये जो स्ट्रेन्स है या वेरिएंट्स है ये पैदा होता है। डेल्टा वैसे ही एक वेरिएंट है जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न सारे दुनिया ने मान लिया है। WHO ने माना है, डॉक्टर एंथनी फॉसी हम लोग सब जानते हैं, एंथनी फॉसी ने बोले हैं कि दिस इज़ अ नेस्टी स्ट्रेन। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि जितने भी हम लोगों के जो वैक्सीन्स अवेलेबल है वो सारे वैक्सीन्स डेल्टा के विरुद्ध काम कर रहा है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम बात मेरे हिसाब से यही है। डेल्टा स्ट्रेन, देखिए डेल्टा तो एक ही स्ट्रेन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुरेदते हो राख जुस्तजू क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया, जैसे अभी सब ने बता रहे हैं कि आप साइंटिफिक रहिए,
ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोगों के समाज में व्यक्तिगत स्तर पे जीरो टॉलरेंस टू नॉन एडहेरेंस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। जैसे कॉलेजों में हम लोग देखते हैं जीरो टॉलरेंस टू रैगिंग, उसी तरह जीरो टॉलरेंस टू कोई भी अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन नहीं कर रहा है तो उसके तरफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि हम लोगों को उसको मानना नहीं चाहिए। प्रशासन के तरफ से भी मेरे हिसाब से हम लोगों ने देखे हैं, जो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से कोविड केयर नेटवर्क, माई डॉक्टर्स के तरफ से हम लोगों ने पहल चलाए थे पूरे सिलीगुड़ी शहर में, लेकिन उसके बाद भी देखते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उस टाइम प्रशासन के हम लोगों के हिसाब से प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। और आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मीडिया जो रोल प्ले कर रहे हैं, और पहले दिन से मीडिया के तौर पे और मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ अगर जाए कि ऐसे ऐसे प्रशासन ने स्टेप लिए हैं, तो लोगों के मन में उस टाइम अवेयरनेस जो है वो जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मेरे हिसाब से डेल्टा स्ट्रेन जो आप बोल रहे हैं, डेल्टा स्ट्रेन कुछ भी हो, देखिए पहले तो ऐसे आशंका थे कि बच्चे लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे थर्ड वेव में, लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर बोलिए इंडिया का या ICMR बोलिए, इन लोगों का जो प्रोजेक्शंस है थर्ड वेव के बारे में मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पे, वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा बच्चे लोगों को ज़्यादा नहीं होगा। PGI चंडीगढ़ में लास्ट मंथ का एकदम एंड में जो स्टैटिस्टिक्स आया है, सर्वे जो आया है, कि एटलीस्ट 63.8% जो हम लोगों का बच्चों के में सेरो पॉजिटिविटी है, मतलब SARS-CoV-2 के एंटीबॉडीज़ है। इसका मतलब बच्चे इन्फेक्टेड ज़्यादा नहीं होंगे, ये सिर्फ एक आशंका थी। अभी जो है डेल्टा वेव को लेके लोग सोच रहे हैं कि डेल्टा वेव के ही ज़रिए ये थर्ड वेव आने वाला है। ऐसा नहीं भी हो सकता है कि दूसरा कोई वेरिएंट आ जाए, लेकिन उसके वेरिएंट्स के विरुद्ध कोई भी वेरिएंट हो, 3 चीज़ काम करेगा। एक तो जैसे बोला कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, दूसरा चीज़ जो हम लोगों के अभी हाथ में सबसे बड़ा हथियार जो है वो है वैक्सीन, और तीसरा चीज़ जो हमारे प्रशासन या देश के हाथ में है वो है सर्वेलेंस। जैसे हम लोग डेल्टा के बारे में जो जान चुके हैं, कैसे जाने? बिकॉज ऑफ INSACOG, इंडियन नेशनल SARS-CoV-2 कंसोर्टियम फॉर जीनोमिक्स। इससे ये पहले एक 10 लैबोरेटरी का एक कंसोर्टियम था। वहाँ जितने भी पॉजिटिव केसेस होता है VRDL लैब्स में डिफरेंट जगह के, वहाँ से पॉजिटिव केसेस भेज के जीनोमिक स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि ये दूसरा वेरिएंट है कि नहीं। अभी जैसे ऐसे स्टडी किया जा रहा है, अभी बुलाया जा रहा है पॉजिटिव सैंपल्स कि जिस पेशेंट्स को 2 डोजेस वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आया है RT-PCR, उनका सैंपल अगर भेजा जाए तो देख सकते हैं कि ये नया स्ट्रेन है कि नहीं। बहुत सारे नया स्ट्रेन अभी भी आने वाला है, और थर्ड वेव किसके लिए आएगा ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि थर्ड वेव आएगा। और थर्ड वेव जब आएगा, इसका पिक करीब आपका नवंबर-दिसंबर के तरफ इसका पिक होगा, लेकिन ये एकदम लंबा चलेगा टिल अगस्त 2022 ये चलेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग बोल रहा है। और साथ में जो है इसका पिक जो है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि दिन में 1 लाख के आसपास केसेस होंगे, लेकिन सेकेंड वेव के जैसा 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख केसेस नहीं होगा इस बार। कि अगर हम सावधान नहीं हुए तो हम अपने प्राणों से हाथ धो सकते हैं। अगर सावधानी हमने नहीं बरती, रेस्ट्रिक्शन को अगर हमने फॉलो नहीं किया, तो ये वेव हमारे पास तक पहुंच सकता है। जरूर। और एक सवाल और एक मेरा जहन में आ रहा है अभी कि हमारे बगल में स्टेट्स है बिहार, जहाँ की धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो चुका है, जहाँ कोरोना केसेस काफ़ी कम हो चुका है, और कई स्टेट्स में
वैक्सीनेशन नाव पर जो कि देने के लिए भी लोग जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। और कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन की क्राइसिस है, रियल में स्कैरसिटी है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी तो जैसे आपने WHO के जिक्र किया, तो WHO ने अभी बोल रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक अभी जिस फेज़ में आ गया है, ये देखिए 2 हिस्से में बांट गया है ये पैंडेमिक। पहला तो ये है, कुछ देशों में, कुछ प्रदेशों में ऐसा है कि वैक्सीनेशन ज़्यादातर लोगों में हो गया है और वहाँ पे ओपनिंग अप शुरू हो गया है, मतलब स्कूल से लेके सब कुछ ओपन किया जा रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जैसे हम लोगों के देश हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन अभी तक 10% भी नहीं हुआ। हमारे पॉपुलेशन का अभी 6 से 7% तक मैक्सिमम 2 डोज हुआ है। WHO ने टारगेट दे दिए हैं कि अगले जो सितंबर तक एटलीस्ट 10% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना चाहिए, दिसंबर तक, एंड 2021 तक एटलीस्ट 40%, और आने वाले दिनों में जून 2022 तक 70% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे आपने बोले, अभी तो लोगों में ऐसा एक उत्साह दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन लेना है, लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत सारे देशों में दिखाई दे अभी दिख रहा है। साथ में आपने जैसे बोले कि हम लोगों के आसपास के कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी, गाँव में वैक्सीन हेजिटेंसी दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले आपने पूछ रहे थे कि पहाड़ों में क्यों ज़्यादा होगा। देखिए, मेरे हिसाब से सेकेंड वेव में मुंबई में जैसे हुआ था कि जो स्लम्स एरिया थे वहाँ पे सेरो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो हाई राइजेस थे, बिल्डिंग्स थे, वहाँ पे सेरो पॉजिटिविटी कम था। इसलिए सेकेंड वेव में स्लम्स में उतना ज़्यादा केसेस नहीं दिखा। जहाँ दिखा वो है हाई राइजेस में, पॉश एरिया में, जहाँ पे लोग फर्स्ट वेव में एकदम आइसोलेट कर लिए थे, खुद को क्वारंटाइन कर लिए थे। अभी जो हमारे हिल्स में जो हालत है, ये आने वाले दिनों में हिल्स में और गांव में केसेस ज़्यादा दिखेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए, सेरो प्रिवेलेंस हम लोग जो बोलते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स पे तौर पे, क्योंकि हम लोग जो भी बोल रहे हैं, मीडिया हो या डॉक्टर हो, सबसे ज़्यादा लोग अभी प्रशासन, मीडिया और डॉक्टर के बात सुन रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादा साइंटिफिक होना चाहिए, ज़्यादा एविडेंस बेस्ड होना चाहिए और ज़्यादा आपका एथिकल होना चाहिए। अभी मैं जो बता सकता हूँ कि देखिए, हम लोगों के पहाड़ों में लोगों ने जैसे आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, आइसोलेशन का जैसे पालन किया, मैंने ये भी देखा कि गांव में अगर कोई केस बीमार या बुखार लेके आ रहा है तो उसको बाहर वो लोग खुद खाना देते थे और उसको क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही गांव में घुसने देते थे। तो ये जो उन्होंने परहेज किया, इसके लिए वहाँ पे सेरो पॉजिटिविटी कम है, वैक्सीनेशन भी थोड़ी कम है प्लेन्स के हिसाब से। इसलिए नया अगर केस ज़्यादा, जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर वहाँ पे केस आ गया और ऐसे फैलने वाला स्ट्रेन आ गया तो वहाँ पे केसेस ज़्यादा हो सकता है। और गांव में भी एक ही हालत है, क्योंकि सेरो प्रिवेलेंस जो है वो थोड़ा सा कम है इस जगहों में, शहर के मतलब ये से कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि देखिए, आने वाले दिनों में कोई भी स्ट्रेन आए, कोई भी हालत पैदा हुए, हम लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ आप लोगों के ज़रिए कि गवर्नमेंट का या प्रशासन का जो भी गाइडलाइन है उसको पालन कीजिए। ये मैं अपने कोलिग्स जो डॉक्टर्स हैं उससे भी मैं कृपया फॉलो करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि देखिए, ये एक अननोन डिजीज़ था। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट सेटअप में भी उन्हीं का पालन हो, नहीं तो जो हम लोग बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स, 1918 का इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, वहाँ पे जो हुआ था उस टाइम कि यूएसए में एक लॉ उन लोगों को तैयार करना पड़ा कि कोई अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है तो उसका कम से कम 20 साल तक जेल होने का भी प्रबंध था। डॉक्टर भट्टाचार्य से मैं जानना चाहूँगा कि अभी हमारे देश में विभिन्न राज्यों में और यूँ कहो अपने वेस्ट बंगाल में जिस तरह का रेस्ट्रिक्शन अभी है और धीरे धीरे सामान्य होने की कैटेगरी पर कगार पर जा रहा है, क्या इससे एक तरह से
ये क्यों ना मान के हम चलें कि कोरोना फिर से फैलने की संभावना अधिक से अधिक होने का चांस है। क्या रेस्ट्रिक्शन को और सख्त किया जाए या रेस्ट्रिक्शन में इसी तरह से ढीलापन दिया जाए? ये बहुत ही आपका मतलब अच्छा प्रश्न है सुनील जी। मैं अब दोनों तरफ से बोलना चाहूँगा। एक है कि इधर से भी और उधर से भी। जैसे देखिए, अगर आप देखे होंगे तो बच्चे लोग करीब करीब 2 साल से घर पे बंद है, स्कूल जाते नहीं हैं। और आप कितना दिन बच्चे लोग को घर के अंदर बंद करके रखेंगे? अभी ये तो कोई गारंटी नहीं है कि अभी ये कोरोना कब ख़त्म होगा। और तो एक जगह पे आ रहा है जहाँ पे हम लोग को डिसीजन लेना है। वी हैव टू डू ग्रेडेड ओपनिंग। मैं नहीं बोला कि पूरा खोल दीजिए, धीरे 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 हायर स्कूल क्लासेस जो हैं, क्योंकि ये कोई सर्टेन टाइम नहीं है। मतलब हम लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव 1 फुट आगे भी निकलना है कि स्कूल खोलना है कि जो बच्चे लोग स्कूल जा पाए, 1 घंटा के लिए भी जाए या 2 घंटे के लिए जाए, कम से कम जाए, या फिर वीकली 2 दिन स्कूल जाए, 2 दिन घर में रहे। मगर एक अप्रोच, क्योंकि अब 2 साल बच्चे लोग घर में हैं और कितना दिन आप उनको इस तरह रख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ईज़ आउट मत कीजिए। डेफिनेटली हमको ईज़ आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अब समझ ही रहे हैं कि जो डेली वेज लेबरर है उसका अब दुकान बंद करके वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा और क्या फैमिली को वो करेगा। तो उसको तो कभी ना कभी तो जाना है अपना व्यापार करने। तो ठीक है, हम लोग ने वी हैव डन आवर बेस्ट। मगर डॉक्टर खान जैसे बोल रहे थे कि जो मैं दर्शक जो देख रहे हैं आज हम लोग का प्रोग्राम, उनके पास मैं ख़ास करके ये बताऊंगा कि ये जिम्मेदारी आपकी है और आप ही की है, और कि आपकी फैमिली सुरक्षित रहे या ना रहे। क्योंकि अगर आप ठीक तरह से मास्क पहनते हैं, और मैं आप सबको बोलूँगा कि अगर आप अपने बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में अगर आप देखते हैं कि अगर बगल में वाला मास्क नहीं पहने तो उनको टोकिए। इससे अगर आपका थोड़ा नाम ख़राब होता है कि आपको लगता है, मगर आप उसमें आप ध्यान में डेफिनेटली आप टोकिए उसको कि मास्क पहनो। क्योंकि अगर आप किसी को नहीं बोलते हो और आपको लगता है चलो मैं तो पहना, उसको मैं क्या, वैसे वो वायरस सबसे फैल सकता है। और ये हम लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ नहीं सकते हैं। उनके पास भी उतना मैन पावर नहीं है, रिसोर्स नहीं है कि अब हर गली में जाके वो देखे कौन मास्क पहन रहा है कौन नहीं मास्क पहन रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी है और हमारी है, और सैकड़ों सारे लोग के जिनके छोटे बच्चे हैं घर में, जिनके बुजुर्ग माता पिता हैं। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ये दोनों क्लास में बड़ा खतरनाक रहता है, बुजुर्गों को या बच्चे लोग को। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपका दर्शक आज देख रहे हैं हिंदुस्तान के, कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं या दुकान में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मास्क उसके पास नहीं है तो उनको टोकिए। दूसरी बात है कि क्या मास्क पहने। बहुत लोग को लगता है कि मास्क का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप कपड़ा का मास्क ही पहनिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत पहनिए, कपड़ा का मास्क पहनिए, 2 मास्क पहनिए अगर 2 कपड़ा का, और हो सके तो डेली जाकर उसको धो दीजिए, फिर उसको सुबह फिर से पहनिए। क्योंकि एक मास्क में मैं समझता हूँ बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है मास्क खरीदने के। जैसे ये बता रहे 3rd वेव आना तो है, क्योंकि ये हम लोग को सच में हम लोग को मालूम चल रहा है कि 3rd वेव आएगा। अभी तक जो प्रेडिक्शन है कि 3rd वेव का शायद इन्फेक्शन 2nd वेव से कम हो। इसका मतलब हम लोग का जितना लोग 2nd वेव से मरे हैं या फिर जिनका डेथ हुआ है, शायद 3rd वेव उतना ज़्यादा सीरियस ना हो। मगर ये सारे जो चीज़ है ना, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है। हम लोग बैठ के कंप्यूटर रूम में सारा ये ग्राफ बनाते हैं। हकीकत कुछ और हो सकती है, और ये हकीकत ना हो, अच्छा हो। और हम चाहते हैं कि आप और हम दोनों सुरक्षित रहें। और जैसे और हम लोग अपने जैसे नॉर्मल डेज था 2 साल पहले उस जगह पहुंच सके। मैं चाहूँगा कि आप लोग मास्क पहने, आप लोग वैक्सीनेट होइए। अगर कोई वैक्सीन नहीं लेता उनको बोलिए वैक्सीन लेने के लिए। ये वैक्सीन हेजिटेंसी भी बहुत मुश्किल है, वो मीडिया लोग कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, मगर उससे कम नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं हम वैक्सीन नहीं लेंगे डॉक्टर साहब, तो आप क्या कीजिएगा उनको। अब मैं कहूँगा कि आप लोग डेफिनेटली आप खोज लीजिए आपके घर में सब लोग वैक्सीनेट है कि नहीं। आपके हर फैमिली में जितने बुजुर्ग लोग सबको वैक्सीन दिलवाइए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप ये सब करते हैं तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे और हम लोग 3rd वेव की किसी भी तरह की इससे बच सकते हैं। डॉक्टर खान से मैं जानना चाहूँगा कि 1st वेव और 2nd वेव में, दोनों वेव में सिम्टम कुछ चेंजेस था, कुछ अलग अलग सिम्टम था 1st वेव से 2nd वेव में। तो ये जो 3rd वेव है इसका किस तरह का सिम्टम हो सकता है, या कैसे हम समझें कि हमें 3rd वेव यानी फिर से कोरोना का कैटेगरी में आ गया है? क्या इसके बारे में कुछ अगर जानकारी होता। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने जो प्रश्न किया कि बच्चे लोगों का स्कूल, अभी जो एविडेंस आ रहा है कि जो मैंने बोला कि एटलीस्ट इंडिया में 63% से ऊपर बच्चों में उनके खून में
एंटीबॉडीज तैयार हो चुके हैं। ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरा बात जो है कि अभी रिसर्च से पता चला कि ये SARS-CoV-2 वायरस का जो रिसेप्टर हम लोगों के शरीर में है उसको बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। ACE2 रिसेप्टर बच्चे लोगों में, ज़्यादातर 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं उन लोगों में ACE2 रिसेप्टर कम रहते हैं एडल्ट लोगों के हिसाब से। तो सोचिए अगर स्कूल अभी धीरे धीरे ओपन किया जाए, जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य ने बता रहे थे कि धीरे धीरे ओपन इन फेजेस ओपन किया जाए, एक दिन एक क्लास का मतलब क्लास 1 का क्लास हुआ तो दूसरा दिन क्लास 2 का क्लास हुआ, ऐसे करके अगर इन लोगों में जो दूरी है वो मेंटेन करते हुए अगर स्कूल खोला जाए तो अच्छी बात है। तो सामाजिक तौर पे एक दरार जो है ये क्रिएटेड हो रहा है, ये तैयार हो रहा है। इसके चलते भी आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आ सकता है, मेरे हिसाब से ये आ सकता है, एक सिचुएशन तैयार हो सकता है कि लोगों में दरारें तैयार हो और कुछ क्लैशेस तैयार हो। अगर आपके देश का 100% पॉपुलेशन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन कर रहा है तो आप कोविड मुक्त है। फर्स्ट वेव में हम लोग देखे थे कि जो लंग इन्वॉल्वमेंट होता था ना वो करीब करीब 2 सप्ताह के बाद होता था। सेकेंड वेव में हम लोग देख रहे थे कि पहले तो बाकी तो सिम्टम्स सेम ही थे, बुखार ये जो भी था वो। सेकेंड वेव में हम लोग देखे कि लंग इन्वॉल्वमेंट मोटा मोटी 1 वीक के अंदर होता था, जो भी लंग्स में अगर वो सीरियस हो जाता था। और जो थर्ड वेव में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन है जो डॉक्टर लोग का, और जिसके चलते थर्ड वेव का थोड़ा सा लोग डरते भी हैं, वो है कि शायद लंग इन्वॉल्वमेंट 1-2 दिन के अंदर ही हो जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि लंग इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब है कि जैसे ही आपका छाती में इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी या जो भी होगी। और इसी के चलते लोग डर भी रहे थे कि शायद अगर बच्चा लोग में इस तरह हो जाए तो बच्चे, जो से पहले हम लोग सोच रहे थे कि बच्चा लोग में शायद ये केसेस बढ़ेगा या बच्चे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ये इसीलिए था क्योंकि बच्चे लोग में अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो फिर हम लोग उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि अभी प्रेजेंट जो जैसे बता रहे थे डॉक्टर खान कि ICMR बता रहे नहीं, शायद वो प्रेडिक्शन गलत हो, शायद बच्चे लोग अभी भी सेफ रहे, शायद हम लोग को वो पीक नहीं जाए थर्ड वेव का और उतना इन्फेक्शन ना हो। ये सब अभी हम लोग का प्रेडिक्शन चल रहा है कि शायद हम लोग सेकेंड वेव से ज़्यादा सुरक्षित रहें और शायद इतना, मगर ये सिम्टम्स जो हम लोग जो जिसके लिए हम लोग डर रहे हैं कि थर्ड वेव में शायद लंग इन्वॉल्वमेंट जल्दी होने की संभावना थी। मैं चाहता हूँ कि आज मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत हो और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब आप लोग, ये जो मैं बात कर रहा हूँ सारा वो प्रेडिक्शंस ही है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि AC रूम में बैठ के लोग ये करते हैं कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ ये सारा चीज़ गलत हो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित रहें। आज हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की, बहुत सारी ऐसी भी बातें थी जिसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लोगों में एक तरह से पैनिक सा हो रखा है कि ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, डेल्टा प्लस। इसके ऊपर आज रिनोन डॉक्टर के साथ हमने जो आज चर्चाएं की, डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी, डॉक्टर कल्याण खान, इन दोनों के हर सवालों का जवाब इन लोगों से हमने लिया। लेने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या यह यूँ कह सकते हैं कि हमें घबराना नहीं है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें केवल रेस्ट्रिक्शन और मास्क का व्यवहार करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और शांत रहना है, कूल रहना है, जिससे हमें स्वास्थ्य में हमारा किसी तरह से हानि ना हो। डॉक्टर ने ये भी बताया कि इस तरह के डेल्टा या थर्ड वेव की जो बातें जो हो रही है उसका सिम्टम क्या होगा, किस तरह से होगा, कब आएगा, ये एक तरह से कयास ही लगाया जा रहा है। ये सारे चीज़ एक अंदाज पर लोग इसको फैलाते हैं, एक दूसरे में चर्चा करते हैं। अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, भयभीत भी रहना चाहिए, लेकिन इतने भी भयभीत नहीं रहना चाहिए जो कि हमारे मन, मानसिक और शरीर पर इसका प्रभाव पड़े। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने जीवन को और भी प्रफुल्लित, उज्ज्वलित करें,
और हमारे न्यूज़िस्तान चैनल को से बने रहें और हमारे इस प्रोग्राम को, आने वाली कड़ी को एक के बाद एक अलग अलग पहलू और बिंदुओं को लेकर के, समाज से जुड़े मुद्दे को लेकर के, हेल्थ से जुड़े मुद्दे को लेकर, शिक्षा से आर्थिक का लेकर के हम शुरुआत अभी किए हैं और आने वाले दिन में कई और अहम मुद्दे को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपका आशीर्वाद, आप इसे शेयर करते रहें और हमें लाइक करते रहें। धन्यवाद।